Hi students and welcome back to bank exams today, and in this video we are going to learn how to improve vocabulary। ऐसा होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स की मेल्स आती हैं और वो बोलते हैं कि मैम हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स कम इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें कई वर्ड्स के मीनिंग पता ही नहीं होते। तो रीज़न इसका यही है कि जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं, आपको नहीं पता है कि एक वर्ड कैसे फॉर्म होता है, आगे उसकी मीनिंग्स कैसे बनते हैं या फिर उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तब तक आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं वो इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं और ना ही आपकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सकती हैं। तो बैंक एग्जाम्स के लिए एक अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। बट समटाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं, उनका ये कहना होता है कि उनको जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सिखाई जाती है या फिर वो फिर सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं तो उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो वो क्या करें अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, और इसका सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं कि वो क्या करें कि उनकी जो वोकैबुलरी है, क्योंकि जो वोकैबुलरी है वो एक दिन में तो इम्प्रूव हो नहीं सकती, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें एक डेली बेसिस पे एक स्ट्रगल करना है ताकि हम उस न्यू वर्ड्स को लर्न करें और उनके मीनिंग्स को पता करें। और इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अपने डेली लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके हम कैसे अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी है वो है लर्निंग न्यू वर्ड्स। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं और स्कूल में नहीं है कि आपको टीचर बोलेंगे कि बेटा ये 10 वर्ड्स के मीनिंग जो है वो लर्न करो और उसके बाद हम आपको सुनोगे इसको, ऐसा नहीं है। तो आपको करना क्या है, न्यू वर्ड सीखने हैं। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको जो भी वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं आप उनको अंडरलाइन या हाईलाइटर लेकर हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में आप डिक्शनरी को रेफर कीजिए या फिर आजकल मोबाइल फोन्स है तो आप उसमें डिक्शनरी को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट मीनिंग सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लिटरेचर पढ़िए। चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आप कोई भी एक किताब उठाते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अब चाहे आप एक हफ्ते में उसको ख़त्म करें चाहे आप उसको 15 डेज लगाएं ख़त्म करने में, बट आपको एक किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किताबों से क्या होता है कि एक तो आपको समझ में आता है कि जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनकी डिफरेंट टाइप के मीनिंग्स कैसे हो सकते हैं, और वो चीज़ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करने वाली है। और दूसरी चीज़ है कि जो वर्ड्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए लिटरेचर तो बहुत ज़रूरी है। और लिटरेचर का पढ़ने का एक फ़ायदा और होता है कि आपका जो माइंड हो जाता है वो थोड़ा एनलाइटन हो जाता है, उसमें नए विचार आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लिटरेचर पढ़ना भी ज़रूरी है। सेकंड, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, लाइक आप अपना फेवरेट ब्लॉग पढ़ सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर जो मर्जी आपको ऑनलाइन मिलता है कुछ भी पढ़ने के लिए तो आप उसको पढ़िए। और जो भी आपको उसमें से नए वर्ड्स मिलने वाले हैं आप उसको हाईलाइट कीजिए, चाहे सर्च कीजिए, अंडरलाइन करके लर्न कीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट वीक में आप 5 वर्ड्स को या 3 वर्ड्स को पिक करना है। आपको 3 वर्ड्स ले लिए। अब आपको पता चलेगा कि आपको वो 3 वर्ड्स जो उठाए हैं आपने लर्न करने के लिए वो आप इसे यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक वीक की इम्प्रूवमेंट अच्छी है तो आप सेकेंड वीक में 5 to 7 वर्ड्स ले सकते हैं और नेक्स्ट वीक में 10 to 15 वर्ड्स। इस तरह से आप अपने स्पीड को इंक्रीज करेंगे वर्ड्स लर्न करने की, और धीरे धीरे करते आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 20 to 25 वर्ड्स करेंगे। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वर्ड्स को लर्न करने का एक तरीका होता है, अगर आपका बेस वो तरीका अपना लेता है तो आपको न्यू वर्ड्स लर्न करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अब वर्ड्स लर्न कर लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि वो चीज़ किस तरीके से यूज़ की गई है। जैसे कि एक जो वर्ड्स होते हैं उनका एक नेगेटिव मीनिंग होता है
और पॉजिटिव मीनिंग्स होते हैं। कुछ वर्ड्स की मीनिंग सिर्फ नेगेटिव होते हैं और कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर आपने एक नया वर्ड चाहे सीख लिया और पढ़ लिया, बट आपको समझ में कैसे आएगा कि वो वर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव? वो आएगा यूज करने से और उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने से कि वो वर्ड एक सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, या फिर आप उसे सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करें। जैसे कि वर्ड्स हैं ऑफुल, टेरिबल। अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये टेरर से आए हैं। टेरर मीन्स क्या होता है? डर, आतंक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे नेगेटिव हैं और पॉजिटिव वर्ड्स लाइक प्लेजेंट, काइंड, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? पॉजिटिव वर्ड्स। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि वर्ड्स का जो मीनिंग होते हैं वो सेम होते हैं, बट उनका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो किसी का नेगेटिव हो जाता है और किसी का पॉजिटिव। जैसे कि इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, ब्लूमिंग एंड मशरूमिंग। और दोनों का ही मतलब होता है बढ़ना, बट इसमें से पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है? ब्लूम जो वर्ड है वो फ्लावर से है, जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं, और मशरूम जो है वो उग जाते हैं कहीं भी बिना हमारी मर्जी के। मशरूम जो होते हैं उनकी जो है ग्रोथ हो जाती है। तो जो ब्लूमिंग है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और मशरूमिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वर्ड्स में। और एक और वर्ड है अर्ज और वॉर्न। अर्ज एंड वॉर्न का मतलब है कि आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है, बट अर्ज जो है एक पॉजिटिव वर्ड। आप किसी को पॉजिटिवली कुछ समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आगे खतरा है। ही अर्ज्ड हिज वाइफ नॉट टू बी फ्रेंड विद द कनिंग लेडी, ठीक है। तो आप अपने किसी को जो आपके बहुत क्लोज है उसको प्यार से एक अलार्मिंग सी बात समझा रहे हैं कि इसका खतरनाक रिजल्ट हो सकता है। और वार्न करने का मतलब है कि आप किसी को डरा धमका रहे हैं, ठीक है। ही वार्नड मी, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, इसका मीनिंग नेगेटिव। तो ये इस तरह से आपको वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि मुझे जब इसको यूज करना है, अगर आपने न्यू वर्ड्स सीखे हैं तो आप उसको यूज भी तो करेंगे ना। ऐसा ना हो कि आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलने के चक्कर में कुछ ऐसा वर्ड यूज कर जाएं जिसका इम्पैक्ट जो है वो सेंटेंस पे नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का मतलब वर्ब का मतलब है कि जो हम लोगों ने किया हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म्स है, वो करना है आपको। एक सेंटेंस या एक भी वर्ड आपने जो पिक किया उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि एक्ट है, एक्टेड एंड एक्टेड, ये दोनों क्या हो गए? पास्ट में चले गए, ठीक है। प्ले का हो गया प्लेड एंड प्लेड, ये तो हो गई फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब वर्ड्स की जो अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? वर्ड्स भी तो फॉर्मेशंस लेते हैं। एक होता है रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स के बाद फिर वो वर्ड जो है वो आगे अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बहुत ज्यादा, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर वो आगे बढ़ता है और वो नए नए फॉर्मेशंस लेता है। सिमिलरली वर्ड्स के साथ ऐसा होता है। अब अगर मैं एक वर्ड लूं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब किसी का बचाव करना, और ये एक वर्ब है। प्रोटेक्ट से हम नए वर्ड्स बना सकते हैं, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिवली, राइट। तो इसका मतलब है कि वर्ड ने अपनी अलग अलग फॉर्मेशंस ले ली। सिमिलरली आपने क्या करना है कि आपने एक वर्ड उठाना है,
अगर वो नाउन है तो उसके एडजेक्टिव्स ढूंढिए, उसके एडवर्ब्स ढूंढिए, उसकी वर्ब्स ढूंढिए। वर्ब है तो नाउन्स ढूंढिए, एडवर्ब्स ढूंढिए। इस तरह से आपने उसको चेंज करना है कि वो किस तरह से चेंज होकर अलग अलग सेंटेंसेस में आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोटेक्ट है, ही प्रोटेक्टेड मी, he provided me the protection, he is very protective, he deals with very protectively। तो इस तरह से आपने एक वर्ड के अलग अलग फॉर्मेशंस बनाए और उसको सेंटेंसेस में यूज किया। और इससे क्या फायदा होने वाला है कि आपको एक वर्ड के साथ नए वर्ड सीखने को मिलते हैं कि कैसे आप उसको अलग अलग फॉर्म्स देकर उसको यूज करें। इससे आपकी एक तो वोकैबुलरी बढ़ेगी और सेंटेंसेस को फॉर्म करने का तरीका आपको आ जाएगा कि अगर आप किसी को वर्ब में यूज करें तो आपको कैसे प्लेस करना है, उसको एडवर्ब की तरह यूज करें तो कैसे प्लेस करना है। प्लेसमेंट आ जाएगी वर्ड्स की कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लर्न रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स है वो लैटिन या फिर ग्रीक से आए हैं। अब हम ये दोनों लैंग्वेजेस सीखने से तो बड़े हो गए हम, तो ये लैंग्वेजेस सीखना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी बाकी की किताबें छोड़ के रूट वर्ड सीखने के लिए लैटिन और ग्रीक सीखें तो आई सजेस्ट यू टू डू दैट। बट मेरी सजेशन ये है कि आप सिर्फ रूट वर्ड्स की मीनिंग सीखिए और उसको पता कीजिए कि वो किससे रिलेटेड है और उससे जो वर्ड्स बनते हैं वो कहाँ से क्या मतलब निकालते हैं। जैसे अगर मैं लूं बाय, बाय का मतलब होता है टू। इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय मीन्स टू। तो हमारे वर्ड्स बनेंगे बाय एनुअली, बायलिंगुअल, बायगैमी। ठीक है, तो बाय एनुअल का मतलब हो गया कि साल में 2 बार या 2 साल बाद। बायलिंगुअल का मतलब हो गया कि जो इंसान 2 लैंग्वेजेस बोलता है। बायगैमी का मतलब है कि 2 वाइफ्स वाला इंसान जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको हम बायगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो गैमी भी एक रूट वर्ड है जो कि एक सफिक्स है। सफिक्स मीन्स सेंटेंस के पीछे यूज होने वाला। जिस तरह से बाय जो है वो प्रीफिक्स है, गैमी एक सफिक्स है जो हम शादियों के लिए यूज करते हैं। पॉलीगैमी, बायगैमी ये सब शादी से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से रूट वर्ड सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर किसी वर्ड के आगे बाय लगा है तो वो टू से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर आपको एक और रूट वर्ड की एग्जांपल दूं वो है एक्यू, AQU, और इसका मतलब है कि ये वाटर से रिलेटेड है, पानी। तो AQU से जो भी वर्ड स्टार्ट होने वाले हैं वो आपको क्या करेंगे, पानी से जुड़े होंगे। जैसे कि एक्वेरियम, एक्वेटिक, राइट। और अगर हम आर्ट की बात करें, आर्ट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर स्किल को लेके जाता है। तो आर्ट से हमारे पास आर्टिस्ट बनता है, आर्टिस्टिक बनता है। ठीक है, आर्टिफैक्ट बन जाता है। तो ये रूट वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे वर्ड्स की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में। तो एक रूट वर्ड्स की लिस्ट जो हमने बना के रखी हुई है वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको रीड कर सकते हैं। और एक रूट वर्ड्स की वीडियो अगर यूट्यूब पे मेरी वाली अवेलेबल होगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद है रीड हाई लिटरेचर। अब मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर पढ़ना जरूरी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हाई लिटरेचर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट आपको करना क्या है कि एक किताब उठानी है और पहले वो जो किताब का लेवल हो थोड़ा बेसिक लेवल हो कि उसकी जो इंग्लिश आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर आप क्या करेंगे कि बिल्कुल बेसिक छोटे बच्चों की जो किताबें होती है, स्टोरी बुक्स होती हैं, आप उसको लेना शुरू कीजिए। आप उसको पढ़ने की हैबिट पैदा करेंगे तो धीरे धीरे करके खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि
आपको बुक्स किस तरह से पढ़नी है, और ऐसे करते करते लेवल्स को इंक्रीज कीजिए। थोड़ी ज़्यादा हाई लेवल की नॉवेल्स को पढ़िए, जैसे 9th या 10th क्लास की हो गई। उसके बाद आप लाइब्रेरी जाकर बुक्स को बोरो कर सकते हैं जो आपको समझ में आता है कि आपके इंटरेस्ट की, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे फिक्शन, चाहे नॉन फिक्शन, स्टोरी बुक्स, ड्रामा। तो इस तरह से आप बुक्स को अपनी मर्जी से डिपिक्ट कीजिए लिटरेचर को। बट मेरा है कि आप एक टेबल के अकॉर्डिंग चलिए, एक हायरार्की के अकॉर्डिंग चलिए कि आपको करना क्या है। पहले आप लो लेवल की किताबें पढ़ेंगे, लाइक 7 to 8 स्टैंडर्ड तक की। फिर आप थोड़ी मॉडरेट लेवल की बुक्स पढ़ें। मॉडर्न लिटरेचर मीन्स 9 से लेकर आप 12 स्टैंडर्ड तक की कोई भी एक नॉवल उठा सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा हाई लेवल का लिटरेचर, जैसे कि आप लाइब्रेरी से कोई नॉवल इशू करवा सकते हैं, कोई ड्रामा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी पहले तो रीडिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या चीज़ समझ में आती है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपकी रीडिंग एबिलिटीज की स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी तो आप हर चीज़ को आसानी से समझ सकते। तो मैं आपको बता रही थी कि आपको लिटरेचर को एक लेवल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, लो लेवल से या फिर एक इजी लेवल से स्टार्ट करके मॉडरेट पे जाना है, उसके बाद हाई लेवल की बुक्स पे जाना है। तो इससे आपकी एक रीडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, न्यू वर्ड्स को सीखने की, समझने की थोड़ी आदत पड़ जाएगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर आता है लुकअप वर्ड्स। इसका मतलब है कि आपने कुछ नया वर्ड ढूंढा या आपको मिल गया किसी किताब में, किसी न्यूज़पेपर में, तो आपने करना क्या है, आपने डिक्शनरी उठानी है और डिक्शनरी उठा के आपने उस वर्ड को सर्च करना है। चाहे आप ऑनलाइन डिक्शनरी रेफर करें या फिर आप अपने पास एक पॉकेट डिक्शनरी रख सकते हैं या फिर एक बड़ी वाली डिक्शनरी जो आपके घर पे अवेलेबल है। आप उसमें वर्ड्स को लुकअप करेंगे तो ढूंढना है आपने उस वर्ड को। अगर आप उस वर्ड को ढूंढ रहे हैं तो उसके आसपास के वर्ड्स भी आपको दिख ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप उसको इग्नोर करने वाले हैं। तो जब आप एक वर्ड को सर्च करते हैं उसके साथ आपके पास कई वर्ड्स आते हैं, तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जब भी आपको कुछ नया वर्ड मिलता है तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना है कि ये थोड़ा मुझे इजी लग रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी 5% का भी डाउट है कि आपको इसका मीनिंग क्लियर नहीं है या फिर इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो आपने देर नहीं करनी है, वोकैबुलरी से या डिक्शनरी से सर्च करना है कि उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने वो वर्ड पढ़ा, आपको लगा कि वो आता है और आप इसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। फिर आपको वही वर्ड एग्जाम में आता है और आप समझ नहीं पाते कि उसका मीनिंग क्या था, ठीक है। तो उसमें भी आप रिग्रेट करेंगे कि मैंने इस वर्ड का मीनिंग पढ़ लिया होता तो शायद आज ये नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी चीज को स्किप मत करिए। अगर आप स्लो लर्नर है तो स्लो लर्न कीजिए, बट स्किप करेंगे तो आपका जो है एक खुद का ही नुकसान है। फिर है डिक्शनरी एंड थिसारस। थिसारस एक बुक होती है जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिलता है, एक इसकी बुक भी आती है। जिस तरह से डिक्शनरी होती है सिमिलरली एक थिसारस होता है, ऑक्सफोर्ड का आता है। तो दोनों चीज़ों को रीड करने का फायदा ये है कि अगर आपने एक वर्ड को पढ़ा है तो उसके साथ साथ आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिल जाएंगे। और आपको सीखने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ा आप प्लीज इग्नोर कीजिए। अब आपको करना क्या है कि थिसारस को पढ़ने का तरीका क्या है। आपने कोई नया वर्ड सर्च किया तो आप डिक्शनरी खोलते हैं, डिक्शनरी के साथ ही आप थिसारस को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए कि उस वर्ड के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। आपको इससे क्या हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि एक वर्ड का ये पॉजिटिव मीनिंग में आता है कि नेगेटिव में आता है, और इसके अलग अलग नए वर्ड्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक वर्ड के 3 या 4 सिनोनिम्स भी पढ़ सकते हैं उसके साथ, और एंटोनिम्स भी। अब है यूजिंग न्यू वर्ड्स। आपने नया कुछ सीखा है, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप घर पे उसको आके ट्राई नहीं करेंगे तो आपने फिर वो भूल जाना है कि आपने क्या बनाना सीखा था क्लास में। सेम चीज वोकैबुलरी के साथ है कि अगर आपने कोई नया वर्ड सीख लिया है तो अगर आप उसे यूज ही नहीं करें तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपने उसको सीखा भी है कि नहीं सीखा है एग्जैक्टली। तो आपको करना क्या है, या तो आप राइटिंग करना स्टार्ट करें,
छोटी सी पोएम लिखें, कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, या फिर आप एक लेटर लिख सकते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस से आपको क्या मिलेगा कि आपको उन वर्ड्स को जो आपने सो फार लर्न किए हैं, चाहे आप एक दिन के लगाएं, एक हफ्ते के लगाएं, आपको उसको कोलैबोरेट करके एक सेंटेंस में या फिर एक पैराग्राफ में कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आएगा। साथ के साथ आपने उसको स्पीकिंग में भी यूज करना है। अगर आप दिन का एक वर्ड भी सीखे और आप उसको एक वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, दिन में 5 या 6 बार, तो वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाता है और वो कभी आप भूल नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा नहीं करना कि आपने डिक्शनरी उठाई, वर्ड का मीनिंग लर्न किया, ठीक है हो गया, नहीं, आपने उसे यूज करना है राइटिंग में, स्पीकिंग में। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप मूवी देख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पे कोई चैनल सर्च कर रहे हैं, आपका फेवरेट आप लगा लीजिए कि वेब सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कभी कुछ स्लैंग वर्ड्स आते हैं, कुछ नए वर्ड्स आते हैं, तो उसको स्किप नहीं करना, आपने उसको सुनना है, वापस उसका मीनिंग सर्च करना है और उसको यूज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ आपको एक एग्जाम लेवल से वोकैबुलरी लर्न करवाना नहीं है, इसका मतलब है कि आप वोकैबुलरी लर्न करें अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को एक बेटर स्पीकर बनाने के लिए। क्योंकि आज के बाद कभी ना कभी तो आप किसी इंटरव्यू में अपियर होने ही वाले हैं, तो उसके लिए अगर आपको अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्पीकिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए, ब्लॉग्स लिखिए, लेटर्स लिखिए, पैराग्राफ्स फॉर्म कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वर्ड्स को लर्न कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है, सेट अ गोल। गोल सेट करने का मतलब है कि आपने अपने आप को एक टारगेट दिया है कि आज मैंने 5 वर्ड लर्न करने हैं, आज मैंने 10 वर्ड्स लर्न करने हैं। इस तरह से आपने अपने को गोल्स देने हैं। गोल्स देने का मतलब है कि आपने ये चीज, टास्क को अकम्प्लिश करना है। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 वर्ड लर्न कीजिए और उसको एक पैराग्राफ में यूज कीजिए, इस तरह का एक टास्क हो सकता है। या फिर अपने फ्रेंड के साथ उस 5 वर्ड को अलग अलग तरीकों से यूज करने का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जब आप छोटे छोटे गोल सेट करके उस चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट मिलता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आपकी लर्निंग जो है वो पक्की हो रही है। तैयारी को पक्का करना भी तो जरूरी है, तो इसलिए गोल सेट करना बहुत एसेंशियल, नेसेसरी हो जाता है। राइट मोड, जितना ज्यादा हो सकता है आप अपने वर्ड्स को लिखने में यूज कीजिए। जितना आप लिखेंगे उतना आप अपने वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा होता है कि पहले आपने एक हिंदी में एक सेंटेंस सोचा, फिर आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए और एक पैराग्राफ बनाइए। फिर आप उसे अपने तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं अब उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट ढूंढिए। ठीक है, वर्ड्स की रिप्लेसमेंट करेंगे तो नए वर्ड सर्च करने पड़ेंगे। नए वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे आपको, ऑनलाइन या फिर डिक्शनरी से। आपको थिसारस को कंसर्न करना पड़ेगा, थिसारस को देखना पड़ेगा, डिक्शनरी को देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आपकी एक तो राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि अगर आपने एक वर्ड को एक सेंटेंस में जिस तरह से यूज किया है, दूसरे वर्ड को किस तरह से यूज करना है, तो राइटिंग का ये फायदा हो जाएगा आपको। फिर है कि हमारे पास एक ईमेल आती है वर्ड ऑफ द डे की, मेरे पास सब्सक्राइब्ड है, आप भी कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको डेली का एक वर्ड आता है कि वर्ड ऑफ द डे इज दिस, तो जरूर उसको साइन अप करना है आपको, ताकि आपको एक डेली का एक नया वर्ड सीखने को मिले। डोंट फॉरगेट टू, आपको ये नहीं है कि वो मेल आ गई है तो अभी चेक नहीं करनी, इग्नोर करनी है, कभी भी नहीं करना। 1 मिनट लगता है एक मेल को चेक करने में और उसको डेली एक न्यू वर्ड आपको सीखने को मिलेगा। फायदा सिर्फ क्या है, आपको 2 मिनट लगाने हैं, वो मेल आएगी, वो चेक करना है और समझना है कि उसका मतलब क्या है, और आपका एक न्यू वर्ड आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएगा। प्ले वर्ड गेम्स, अखबार आती है आपके घर पे, चाहे वो इंग्लिश है या हिंदी है, उसमें आपके पास एक क्रॉस वर्ड्स आते हैं, पजल गेम्स होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो एक वोकैबुलरी बेस्ड होती हैं। आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप क्रॉसवर्ड्स खेल सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं खुद से वर्ड्स को
प्ले करने के लिए। तो इस तरह की जब आप खेल खेल में लर्न करते हैं तो आपको ज़्यादा जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो अपने जो लर्निंग है उसको प्लेफुल तरीके से कीजिए, समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए, पर उसको यूज़ भी करना है। देन एंगेज इन कन्वर्सेशंस। इसका मतलब है कि आपने वर्ड सीखे, लिखे भी और बातचीत नहीं की, क्या फ़ायदा। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है, तो अपने कन्वर्सेशन में भी लाइए ना। आपने क्या करना है, कुछ भी, चाहे आप शीशे की आगे मिरर प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड को बुलाइए या अपनी मदर, फादर, भाई बहन जो भी है जिसके साथ आप कंफर्टेबल है कि ये इंसान मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि इससे मेरा मजाक उड़ेगा तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये जो शर्म है, हेजिटेशन है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपने बात करनी है, चाहे आप अपने आप को 5 मिनट दीजिए, चाहे 10 मिनट। किसी से बात कीजिए, वो भी इंग्लिश में। कुछ नए वर्ड्स जो आपने एक वीक में सीखे हैं, वीक नहीं, दिन में अगर आपने 3 वर्ड सीखे हैं तो आप उसको कन्वर्सेशन में यूज कीजिए, अलग अलग टाइप की। ठीक है, ही मम्मा को बताइए कि आपकी जो फ्रेंड है वो आपके लिए प्रोटेक्टिव है, यू प्रोटेक्टेड हिम। इस तरह से आपने एक वर्ड को डिफरेंट तरीके से फॉर्मेशंस देकर यूज करना है कन्वर्सेशंस में। इससे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा इसमें, कॉन्फिडेंस, और वोकैबुलरी तो स्ट्रांग हो ही जाएगी आपकी, राइट। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसमें मैं आपको थैंक यू करने वाली हूँ कि आपने इतनी देर तक मेरी बातें सुनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको कुछ भी, सिर्फ वोकैबुलरी की ही नहीं, आपको अगर कुछ भी क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को डालिए, चाहे आपको कुछ सेंटेंसेस समझ में नहीं आए या कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे इंग्लिश में थोड़ी सी टफ लगती है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके वही फेवरेट टॉपिक पे या जो आपको मुश्किल लग रहा है उस पर बनाने की कोशिश करूँगी। उसके पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हमें एप्रिसिएशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं वो हमारे लिए एक एप्रिसिएशन है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए अपने लाइक्स, आपको वीडियो कैसा लगा। और एक हमारी एप्लीकेशन है जीके डाइजेस्ट, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हमने बहुत सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज डाल रहे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। नए टाइप के क्विजेस मिलने वाले हैं, न्यूज़ फीड में आपको बहुत सारा जो बैंकिंग अवेयरनेस है सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ जीके डाइजेस्ट को इंस्टॉल कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।